बेटा मैं आपको आरटीपी करा रहा हूं, है ना? आई होप मजा आएगा करने में। आरटीपी करने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ साहब हमने ठीक से पढ़ा है, और कुछ भी नहीं है। देखो आरटीपी करने का एक ही मुद्दा है, आरटीपी करने का एक ही मुद्दा है, एक ही लॉजिक है कि साहब कॉन्फिडेंस आ जाए। और ये तो देखेंगे यार इंस्टीट्यूट ने जो हमें सवाल दिए वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे यार? थोड़ा भरोसा खुद पे रखो, थोड़ा भगवान पे रखो, और थोड़ा आईसीआई पे भी रखो, और मुझ पे भी रख लेना थोड़ा बहुत कोशिश करके। आओ तो भैया हम क्या कर रहे हैं सर, मई 2025 अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिवीजन टेस्ट पेपर दिया गया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो हर क्वेश्चन को एक शॉर्ट समरी में लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चले कि पेपर में हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना होता है। क्या हम कर पाएंगे सर? क्यों नहीं कर पाएंगे सर। आइए, जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 है जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है लॉ का, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पूछ रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। इंडियन लीगल सिस्टम में टाइप्स ऑफ लॉज पूछ रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स के आसपास आएगा ये क्वेश्चन। और इंडिया के लीगल सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है 4 टाइप्स के लॉज होते हैं। चारों के नाम लिखकर आइए और चारों को ब्रीफ में एक्सप्लेन करके आइए। एक तो लिखकर आइए कि सर क्रिमिनल लॉ होता है, एक लिखकर आइए कि सिविल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ हो गया, एक सिविल लॉ हो गया, एक कॉमन लॉ हो गया, और एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया। तो ऐसे करके ये सारे लॉज हैं जो हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में बने हुए हैं, और सबको एक्सप्लेन करके आइए। जैसे क्रिमिनल लॉ में लिखाइए कि क्रिमिनल लॉ पब्लिक रॉन्ग्स के लिए बना हुआ है, क्रिमिनल लॉ पब्लिक रॉन्ग्स के लिए बना हुआ है। कुछ क्रिमिनल लॉ के एग्जाम्पल लिखाइए, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, असॉल्ट, चीटिंग। फिर ये लिखे आइए कि हमारी कंट्री के मेन क्रिमिनल लॉ है, एक तो इंडियन पीनल कोड 1860 और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973। उसके बाद लिखकर आइए सिविल लॉ। सिविल लॉ मेनली जो डिस्प्यूट्स आती हैं इंडिविजुअल नेचर की, पर्सनल नेचर की या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो ये डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए बनाया जाता है, ये आप बता के आइए। और ये भी बता के आइए कि इंडिया में मेन सिविल लॉज कौन से हैं, तो बोले सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908। फिर कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बेटा होते हैं कोर्ट के केसेस, जुडिशियल डिसीजंस। अब सोचिए लॉ में कितने सारे जुडिशियल डिसीजंस हमने पढ़े हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? अनरिटन लॉज हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है पर सालों से फॉलो होते आए हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आप एक समझा सकते हो ऑडी अल्टेरम, एक तो आप समझा सकते हो ऑडी अल्टेरम। ऑडी अल्टेरम को आपने समझा दिया, मैंने नोट्स में आपको लिखाया हुआ है। और एक अगर आपको और याद रह जाए तो नीमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, ये आप समझाकर आ सकते हो। तो इस तरीके से पेपर का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब जो पेपर का सेकंड वाला क्वेश्चन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 25 का है। याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 25 किस चीज का था, पहले तो ये याद करो। पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोविजन याद दिलाता हूं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो सर लॉ ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बनाया है तो वो वॉइड है। लॉ क्या बोलता है? अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बनाया है तो वॉइड है। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन पढ़ाए थे, उसमें याद करो हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था। एक्सेप्शन ये पढ़ा था कि अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं चैरिटी देने का, और हमने जिसको प्रॉमिस किया था चैरिटी देने का वो हमारे प्रॉमिस के फेथ पर, वो हमारे प्रॉमिस के फेथ पर लाइबिलिटी इनकर कर लेता है या एक्सपेंडिचर इनकर कर लेता है। तो जितने अमाउंट की लाइबिलिटी इनकर की गई है उतने अमाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को
वैलिड माना जाएगा इवन दो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज विदाउट कंसीडरेशन। तो कौन सा वाला एक्सेप्शन एक्सप्लेन होगा? प्रॉमिस टू गिव चैरिटी। अच्छा, एक यहां पे क्लैरिटी दे देता हूं। हम सब जानते हैं बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या होती है? प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स। मैं टाइम एंड अगेन एक बात बोलता हूं, देखो टाइम एंड अगेन भैया, प्रोविजन बहुत अच्छे से लिखो, कंक्लूजन बहुत अच्छे से लिखो, फैक्ट्स बहुत ज्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। 3 to 4 लाइंस में मैक्सिमम में आपको फैक्ट्स अपने क्या करने होते हैं? फिनिश करने होते हैं। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप पहले तो सेक्शन 25 पे एक लाइन लिख दो कि आ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेक्शन 25 पर एक लाइन लिख दो कि आ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। फिर ये चैरिटी वाला एक्सेप्शन समझा दो। अब कंक्लूजन क्या आएगा वो एक बार क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, ऐसे तो मैं कैसे बताऊंगा ना कंक्लूजन क्या आएगा। पढ़िए क्वेश्चन में क्या हुआ। श्री शिवाय टेम्पल ट्रस्ट डिसाइडेड टू गेट रिनोवेशन ऑफ टेम्पल अंडर ट्रस्ट। अच्छा, इसमें एक रेफरेंस केस भी लिखकर आ सकते हो। याद है इसमें कौन सा रेफरेंस केस पढ़ाया था मैंने? केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। बच्चे बोलते हैं सर एक्सप्लेन करने की नीड है क्या? नहीं, बस नाम नाम लिखाइए रेफरेंस केस का, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। अब इस केस में हुआ क्या था पढ़ना। श्री शिवाय टेम्पल ट्रस्ट डिसाइडेड टू गेट रिनोवेशन ऑफ द टेम्पल अंडर ट्रस्ट। फॉर दिस पर्पस द प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट डिस्कस द बजट विद कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर से बजट डिस्कस हुआ। कॉन्ट्रैक्टर बोला भाई साहब 5 लाख रुपए चाहिए। आफ्टर गेनिंग इनफ मेंबरशिप टू सपोर्ट द फंड्स रिक्वायर्ड रिनोवेटिंग द टेम्पल, द कमिटी, देखो इन्होंने क्या करा, इनफ मेंबरशिप से सपोर्ट मांग लिया, मतलब जो ट्रस्ट के मेंबर्स होंगे उनसे सपोर्ट मांग लिया। मेंबर्स ने बोला होगा कि हम पैसा दे देंगे साहब, तो कमिटी ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया विद कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिनोवेशन। कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया रिनोवेशन के लिए। द प्लान्स फॉर द प्रपोज स्ट्रक्चर वर सबमिटेड, पास्ड, बट एज द मेंबरशिप लिस्ट इंक्रीज द प्लान्स आल्सो एक्सपेंडेड। मतलब जैसे जैसे ट्रस्ट के अंदर मेंबर्स बढ़ते गए, हमने प्लान भी बड़ा कर लिया, हमें लगा ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा अच्छा रिनोवेशन करेंगे। Hence the expected cost of construction increased from 5 lakh to 7 lakh. Now increased amount of 7 lakh. State approved. अप्रूव हो गया था ये, मतलब जो ट्रस्ट के मेंबर्स होंगे उन्होंने अप्रूव कर दिया होगा कि हाँ भाई हम 7 लाख दे देंगे। एंड ऑब्लिगेटेड बाय द कमिटी एंड कॉन्ट्रैक्टर। रिनोवेशन वर्क वाज कंप्लीटेड, रिनोवेशन वर्क भी कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम कमिटी। कॉन्ट्रैक्टर ने कमिटी से पेमेंट मांग लिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कमिटी से क्या मांग लिया? पेमेंट मांग लिया। कॉन्ट्रैक्टर डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम कमिटी। मीनवाइल न्यू मेंबर्स हु प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट डिड नॉट टर्न अप। जो नए मेंबर्स थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, वो देने आए नहीं पैसा। उन्होंने बोला था हम तो पैसा देंगे, वो पैसा देने आए नहीं। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हैड फाइल्ड द सूट अगेंस्ट द मेंबर्स हु प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट। प्रेसिडेंट ने मेंबर्स पे बोला कि केस कर देते हैं, इन्होंने बोला था पैसा देने के, अब नहीं दे रहे यार, ये तो बहुत बदमाश लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं। मेंबर्स डिनाइड, बोले हम नहीं देंगे। Members denied on the views that their contract with committee to contribute was without any consideration. Member बोल रहे हैं हम contribute इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि contract तो without consideration है, तो बोले वैलिड ही नहीं है, जाओ हम तो नहीं देते, जाओ हम तो नहीं देते। स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ बताइए वेदर कमिटी विल सक्सीड। यस कमिटी विल सक्सीड। देखिए टेम्पल का रिनोवेशन होना है। टेम्पल का रिनोवेशन होने के लिए जब आप पैसा देने की बातें कर रहे हो तो वो हो गई चैरिटी। चैरिटी का कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है, इसलिए वैसे तो वैलिड नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन ये था कि आपके प्रॉमिस के फेथ पर अगर सामने वाला एक्सपेंडिचर कर लेगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे।
तो मुझे बताइए, जो कमिटी है, ट्रस्ट की कमिटी है, उनको मेंबर्स ने प्रॉमिस किया था ना कि हम पैसा देंगे, इसीलिए तो हमने रिनोवेशन किया। तो उनके फेथ पर हमने रिनोवेशन किया है, यानी मेंबर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे ये सोचकर हमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये प्रॉमिस टू गिव चैरिटी है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे? बताओ बताओ। ट्रस्ट कैन रिकवर, बोले रिकवर कर सकती है कंट्रीब्यूशन, किससे? फ्रॉम मेंबर्स, बोले मेंबर्स से कंट्रीब्यूट कर सकती है। एज लाइबिलिटी वॉज इनकर्ड, लाइबिलिटी हमने इनकर ही इसलिए करी, एज लाइबिलिटी वॉज इनकर्ड ऑन फेथ ऑफ प्रॉमिस ऑफ मेंबर्स, ऑन फेथ ऑफ प्रॉमिस ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स आर लायबल टू पे, मेंबर्स आर लायबल टू पे, बोले मेंबर्स को पैसा देना पड़ेगा, दे आर वेरी मच लायबल। क्लियर हुआ? प्रोविजन में सेक्शन 25 आ जाएगा। सेक्शन 25 के साथ साथ, सेक्शन 25 के साथ साथ प्रोविजन में हमको एक्सेप्शन समझाना पड़ेगा। प्रॉमिस टू गिव चैरिटी, फैक्ट्स ऑफ द केस आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कंक्लूजन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो देखो, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मैं फिर बोलूंगा बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था। आप पेपर में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको एक सेक्शन याद दिलाता हूं, अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 18। सेक्शन 18 था मिस रिप्रेजेंटेशन का, सेक्शन 18 था मिस रिप्रेजेंटेशन का। ये किसका क्वेश्चन है? अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, और ये हमने जो सेक्शन पढ़ा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की यूनिट 3 में पढ़ा है। अब याद है, अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, अगर हम किसी से क्या बनाते थे? कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, और उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन होता था। क्या होता था? मिस रिप्रेजेंटेशन होता था। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था? हमारा किसी को इंटेंशन नहीं होता था डिसीव करने का। हम एक फॉल्स स्टेटमेंट देते थे, लेकिन हमें यह बिलीव होता था कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में लॉ क्या बोलता था? कि कॉन्ट्रैक्ट अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा। अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड तो कर सकती है, लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में डैमेजेस क्लेम करना अलाउड नहीं होता था। फ्रॉड के केस में होती है डैमेज क्लेम, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में नहीं होती। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था? स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, हम एक स्टेटमेंट करते थे, स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट which is false by someone believing it to be true। हम एक स्टेटमेंट देते थे जो कि फॉल्स होता था, लेकिन हमें यह लग रहा होता था कि वो ट्रू है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा, लेकिन डैमेजेस नहीं मिलेंगी, लेकिन डैमेजेस नहीं मिलेंगी। क्लियर है क्या? इसको पढ़ते हुए, इसको पढ़ते हुए इस क्वेश्चन को अपने पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। साहिल डील्स इन प्री ओन्ड कार, प्री ओन्ड कार यानी सेकेंड हैंड ओन्ड कार। राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार टू साहिल बाय फ्रॉड। राजू ने अपनी एक्सीडेंटल गाड़ी साहिल को बेची है फ्रॉड करके। मतलब राजू की गाड़ी एक्सीडेंटल है, राजू ने यह बात साहिल को नहीं बताई होगी, यही है फ्रॉड। तो राजू की गाड़ी एक्सीडेंटल थी, राजू ने अपनी एक्सीडेंटल गाड़ी साहिल को बेची, साहिल को नहीं बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। साहिल कुड नॉट फाइंड दैट कार वाज एक्सीडेंटल, साहिल को नहीं पता था कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, तो नॉट अवेयर ऑफ एक्सीडेंट। मतलब गाड़ी एक्सीडेंटल है, पर यह बात साहिल को नहीं पता। अक्षय अ कस्टमर
अब एक बोल रहा है, एक बंदा है अक्षय, बोले अक्षय अ कस्टमर विजिटेड द वर्कशॉप ऑफ साहिल, वो वर्कशॉप पे आया विद द इंटेंशन टू परचेज अ प्री ओन्ड कार। मतलब ये जो अक्षय है वो साहिल की वर्कशॉप पे गया होगा, प्री ओन्ड कार के शोरूम पे गया होगा गाड़ी को खरीदने। अब सोचो साहिल को तो नहीं पता गाड़ी एक्सीडेंटल है, तो ऑब्वियसली बात है वो अक्षय को भी ये बात नहीं बता पाएगा। ऑब्वियसली बात है वो अक्षय को भी ये बात नहीं बता पाएगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। बताओ बात समझ में आती है कि नहीं आती? फटाफट बोलो यस और नो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सुनोगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। तो अब अक्षय चला गया भैया, तो वो बोल रहा है अक्षय कस्टमर विजिटेड द वर्कशॉप साहिल विदाउट इंटेंशन टू परचेज प्री ओन्ड कार, अच्छी बात है। अक्षय इन्फॉर्म साहिल हिज इंटेंशन विद द कंडीशन दैट कार शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। अक्षय साहिल को बोल रहा है मैं गाड़ी ले लूंगा। अक्षय साहिल को क्या बोल रहा है कि मैं गाड़ी ले लूंगा लेकिन गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अक्षय साहिल को क्या बोल रहा है? अक्षय साहिल को क्या बोल रहा है कि मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा लेकिन गाड़ी का कोई क्या नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। बोले मैं ले लूंगा गाड़ी, मैं ले लूंगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत समझ रहे हो क्या है? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन साहिल को तो नहीं पता ना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है बट साहिल डज नॉट नो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। समझ रहे हो दिक्कत कहां जाके हो रही है? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अक्षय ने क्या बोला कि ठीक है साहब मैं गाड़ी ले लूंगा बट एक्सीडेंट नहीं होना। साहिल ने बेच दी गाड़ी। साहिल सोल्ड दैट कार टू अक्षय ऑन द erroneously believing that car did not face any accident। साहिल ने गाड़ी बेची अक्षय को, साहिल को लग रहा है गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है पर साहिल को नहीं पता है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो साहिल ने अक्षय को झूठ बोला है पर साहिल को खुद नहीं पता कि झूठ बोल रहा है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। साहिल ने फ्रॉड नहीं किया है, साहिल ने बेटा अक्षय के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करिए। जी सर ये तो समझ गए सर, इजी बात है यार, बिना मतलब इतनी लंबी कहानी बना दी सवाल ने। अक्षय को बाद में पता चल गया यार ये तो गलत हुआ है। अक्षय फाउंड दैट कार वाज एक्चुअली एक्सीडेंटल केस। अक्षय को पता चल गया वो साहिल पे केस कर रहा है। ही स्यूड साहिल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यस कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइड कर ही सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर ही सकता है। ऑल्सो फॉर डैमेजेस, डैमेजेस नहीं मिलेंगी। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं होती। स्टेट वेदर अक्षय वाज एलिजिबल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यस एलिजिबल, एंड टू क्लेम डैमेजेस नो नॉट एलिजिबल। आ गया, इतना इजी सवाल है। अब केस स्टडी दिखने में बड़ी होती है तो घबराना नहीं होता, केस स्टडी दिखने में बड़ी होती है तो घबराना नहीं होता। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? सिंस दिस इज अ केस ऑफ, सिंस दिस इज अ केस ऑफ misrepresentation, since this is a case of misrepresentation, comma Akshay can avoid the contract but he has no right, but he has no right to claim damages। बहुत आसान है ये तो। आया, सिंपल रखो सवाल को यार, प्रोविजन लिखो प्यार से, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब लिखो, मिस रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस लिखो, फैक्ट्स बनाओ छोटे से थोड़े से और प्रॉपर्ली कंक्लूजन एक्सप्लेन करो। कंक्लूजन में लिखो, ये भी लिखना, मैंने यहां नहीं लिखा है आप लिखना, कि साहिल वॉज नॉट अवेयर दैट कार वॉज एक्सीडेंटल, देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। हेंस अक्षय जो कि एक अग्रीव्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता।
बताइए आया नहीं आया समझ में? यस और नो? आ गया? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। आगे आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा तुम्हें याद है हमने एक लॉ में रूल पढ़ा था, हमने लॉ में एक रूल पढ़ा था कि अगर याद है दो तरह की परफॉर्मेंस होती थी, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती थी और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती थी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड कब होती है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड कब होती है? तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड होती है जब वो रीजनेबल टाइम पर हो, रीजनेबल प्लेस पर हो। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में जो सेलर होता है उसको बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स देना पड़ता है। ये बात हमने कहा पढ़ी है सर? यूनिट 4 में। यूनिट 4 में कहा पढ़ी है? सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 में क्या है सर? essentials of a valid attempted performance। पढ़िए क्या? अरे पढ़िए क्या? प्रॉपर टाइम पर हो, प्रॉपर प्लेस पर हो और सेलर को, बायर को एक अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स भी देनी पड़ेगी। तो देखो क्या बोल रहा है, राहुल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्यूट बैग्स। अच्छा इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ोगे तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन पेपर में आएगा कि यहां पे सोगा लगाएं या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाएं। तो क्वेश्चन खुद से बताएगा कि क्वेश्चन सोगा से होना है यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से होना है या आईसीए से होना है मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होना है। ठीक है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि वो सोगा से करने के लिए बोल रहा है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करने के लिए बोल रहा है। पढ़ना, राहुल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्यूट बैग्स। राहुल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्यूट बैग्स। He contracted with Sonia to supply raw jute for the purpose of making bags। तो राहुल बेचने की बातें कर रहा है रॉ जूट, किसको? सोनिया को। अच्छी बात है, राहुल इन्फॉर्म सोनिया। राहुल ने सोनिया को इन्फॉर्म किया दैट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ जूट बैग वुड स्टार्ट ऑन दिस डेट। तो सोनिया को जूट कब तक सप्लाई करना था? बट सोनिया मस्ट सप्लाई रॉ जूट टिल 25 जून। तो रॉ जूट कब तक सप्लाई करने की बात हुई थी? 25 जून तक की। ठीक है, सो दैट क्वालिटी वेरिफिकेशंस कैन बी डन इन नेक्स्ट 2 days। ठीक है, मतलब ये जो सोनिया है उसको राहुल को, सोनिया देगी राहुल को, क्या देगी? रॉ जूट। तभी तो राहुल उस रॉ जूट से क्या बनाएगा? बैग्स बनाएगा। और ये देने की बात कब तक हुई थी? 25 जून 2024 तक। क्वेश्चन में लिखा है। क्यों चाहिए थे राहुल को 25 जून तक? क्यों चाहिए थे? ताकि राहुल उसका क्वालिटी वेरिफिकेशन कर ले 2 दिन में, क्योंकि प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होना था? 27 जून 2024 से। बोलो आया? सोनिया सप्लाइड द जूट ऑन 27 जून 24। सोनिया सप्लाई 27 को करिए, जबकि सप्लाई 25 जून तक करने की बात हो रही थी। एंड इन्फॉर्म राहुल दैट, राहुल को बोल भी दिया कि शी कुड नॉट सप्लाई ऑन 25 जून ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। राहुल को बोल रही है कि अनअवॉइडेबल रीजन हो गए थे इसलिए मैं नहीं कर पाया सप्लाई। एंड शी ऑल्सो अश्योर्ड, उसने बोला राहुल को कि नहीं क्वालिटी बढ़िया है, दैट क्वालिटी मेजर्स वर नॉट एनीवे कॉम्प्रोमाइज्ड इन सप्लाईज। बट राहुल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रहा है। बोले तुमने तो मुझे इंस्पेक्शन करने का मौका ही नहीं दिया। राहुल वांटेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एज ही वाज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्टेट वेदर राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यस, आप आंसर कैसे लिखोगे ये समझो। आप सबसे पहले लिखोगे कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किसी भी परफॉर्मेंस को वैलिड परफॉर्मेंस माना जाता है, कोई भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को वैलिड माना जाता है। 4 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। प्रॉपर टाइम पर होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, एंड द अदर पार्टी शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स।
चेक करके देखो सेक्शन 37 में है नहीं ये चारों बातें लिखी हुई, लिखा रखी है मैंने आपको यूनिट 4 में मिलेगी सेक्शन 37 में ये चारों बातें लिखी हुई। फिर आप बोलोगे कि क्योंकि राहुल को गुड्स को इंस्पेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है तो यस राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या बोलोगे? यस राहुल, क्या बोलोगे? यस राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट as he was not given opportunity of inspection of goods। बोले क्योंकि उसको गुड्स को इंस्पेक्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको गुड्स को इंस्पेक्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो बोले जब मौका ही नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल करेंगे। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, याद है? अच्छा मुझे देखकर बताओ, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 5 पढ़ा था। यूनिट 5 में क्या थी बच्चों? यूनिट 5 में बच्चों रेमेडीज थी। किस चीज की रेमेडीज थी सर? यूनिट 5 में रेमेडीज थी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एक रेमेडी थी कि हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्या था? डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब डैमेजेस में याद है, एक तो होता था कि भाई ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होती थी? जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से नेचुरल और डायरेक्ट लॉस हुआ। अच्छा एक था कि भाई रिमोट लॉस होता था, तो रिमोट लॉस के लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। और एक हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया है, तो इवन स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। याद आया कि नहीं आया? अरे जल्दी बोलो यार, याद आया कि नहीं आया? तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे तो अपने को आ जाएगा। देखो प्रोविजंस के अंदर मैं आपको पहले से हर क्वेश्चन में रिवाइज कराता हुआ चला रहा हूं कि क्या लिखना है, ताकि जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो खुद से उस चीज को अप्लाई कर सकें। तो देखो इसमें सबसे पहले अप्रोच तो वही है एप्लीकेशन बेस्ड को क्वेश्चन को करने की, प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन। तो प्रोविजंस के अंदर ऑर्डिनरी डैमेज समझाइए, ये बात समझाइए कि रिमोट लॉस के लिए कंपनसेशन नहीं मिलता है, और ये भी समझाइए कि अगर स्पेशल डैमेजेस हैं तो उसका कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का नोटिस दिया हो। देखते हैं क्या सर इस तरह का कोई पॉइंट इस क्वेश्चन में लग रहा है क्या? क्या पता लग जाए, क्या पता नहीं भी लग जाए। यहां रुचि और जनता करके दो बंदे बंदी हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं बंदा बंदी मिलके। तू हंसे मत, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। हाँ, तो मैसर जनता मशीन टूल्स एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड विद रुचि ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी बाय 31 जुलाई फॉर 15 लाख। मतलब जो जनता है वो रुचि को एक मशीन देने की बात कर रही है 31 जुलाई तक। यही तो हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। देयर वॉज अ लेबर स्ट्राइक इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक हो गई ऑफ मैसर्स जनता मशीन टूल एंड कंपनी। लेबर स्ट्राइक हो गई इसके जनता के यहां। अब लेबर की स्ट्राइक हो गई तो वो मशीन नहीं दे पाई। किसको नहीं दे पाई? रुचि को। मतलब जनता ने रुचि को बोला था कि मैं तेरे को 31 जुलाई तक मशीन दूंगी, लेकिन जनता की फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक हो गई और जनता रुचि को मशीन नहीं दे पाई। तो मतलब जनता ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराना, मशीन नहीं दी ना। लेबर स्ट्राइक से रुचि को कोई मतलब नहीं है, तू जान, वो तेरी प्रॉब्लम है। धरती पटेती तो बात अलग थी, फिर तो हम बोलते सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। लेबर स्ट्राइक कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें नहीं पता, तू सुलटा, तेरी लेबर है, हम क्या करें। जनता ने रुचि को मशीन नहीं दी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, खत्म। आफ्टरवर्ड्स रुचि ट्रेडर को कहीं और से लेनी पड़ी। अच्छा, ओरिजिनली यहां पे मशीन कितने की थी? 15 लाख, यही तो था।
रुचि को मशीन कहीं और से लेनी पड़ी 18 लाख में। अब रुचि को कहीं और से मशीन कितने में मिली? 18 लाख में मिली। तो सोचा जाए तो रुचि को नेचुरल और डायरेक्ट लॉस हो गया 3 लाख का। नेचुरल और डायरेक्ट लॉस कैसे निकलता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख थी, मार्केट में कितने में मिली? 18 लाख। तो मार्केट प्राइस 18 लाख माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख, रुचि को 3 लाख का लॉस हुआ। तो रुचि जनता से 3 लाख रुपए की ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकती है। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो यस और नो। मतलब ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम होगी 3 लाख की, ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ो। अच्छा, अब एक सिचुएशन और बना रहा है क्वेश्चन में। क्या सिचुएशन बना रहा है? रुचि, वो बोल रहा है जो रुचि है, रुचि ट्रेडर वॉज ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज मेड विद शिक्षा टेक्नोलॉजीज एट द टाइम ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद जनता मशीन टूल्स एंड कंपनी। अब रुचि ने कोई और एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है शिक्षा से। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रुचि शिक्षा से जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए वो पूरा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जनता ने मशीन नहीं दी। अच्छी बात है। तो ये तो मेरे हिसाब से क्या हो गए? स्पेशल केस हो गए। भाई रुचि ने शिक्षा से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो रुचि को ये बात जनता को बतानी चाहिए। अब देखते हैं बताई नहीं बताई। तो ठीक है। और वेन वर कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन ऑफ 2 लाख टू शिक्षा, मतलब रुचि शिक्षा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पाई तो रुचि को शिक्षा को कितने रुपए देने पड़े? 2 लाख। मतलब रुचि को 2 लाख का लॉस ये भी हुआ है, रुचि को 2 लाख का लॉस ये भी हुआ है। मतलब रुचि को 2 लॉस हो गए। एक तो रुचि को लॉस हो गया 3 लाख का, ये तो नेचुरल और डायरेक्ट लॉस है, और एक ये 2 लाख का लॉस हो गया जो रुचि को शिक्षा को देने पड़े। जनता मशीन एंड टूल वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड बाय रुचि अबाउट इट्स कॉन्ट्रैक्ट। रुचि ने जनता को शिक्षा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। यानी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर इन द नोटिस ऑफ पार्टीज। तो क्लेम हो जाएंगी। तब क्या बोलोगे? रुचि कैन क्लेम फ्रॉम जनता ऑर्डिनरी डैमेज ऑफ 3 लाख, स्पेशल डैमेज ऑफ 2 लाख। Therefore, रुचि कैन क्लेम फ्रॉम जनता 5 लाख। रुचि कैन क्लेम फ्रॉम जनता 5 लाख। बोलो आया? जो भी है जो भी है। नाउ रुचि ट्रेडर स्यूड जनता, रुचि स्यू करिए जनता को फॉर रिकवरी ऑफ 3 लाख प्लस 2 लाख। एडवाइस, तो आप बोलोगे यस शी कैन रिकवर, आप बोलोगे यस शी कैन रिकवर। समझ में आया नहीं आया? आप बोलोगे 3 लाख तो इसलिए रिकवर होंगे क्योंकि ऑर्डिनरी डैमेज है, और 2 लाख इसलिए रिकवर होंगे क्योंकि स्पेशल डैमेज है। तो आप क्या लिखोगे? रुचि कैन रिकवर ऑर्डिनरी डैमेज, रुचि कैन रिकवर ऑर्डिनरी डैमेजेस ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम जनता। और ऑर्डिनरी डैमेज का कैलकुलेशन हमने कैसे किया? 18 लाख माइनस 15 लाख। क्वेश्चन नहीं दे रखा है कैलकुलेट करके। और दूसरा पार्ट क्या लिखोगे? रुचि कैन ऑल्सो रिकवर, रुचि कैन ऑल्सो रिकवर ₹2 लाख फ्रॉम जनता as रुचि had informed जनता about contract with शिक्षा। बताइए आया नहीं आया समझ में? बोलिए क्लियर है? आया 5th वाला क्वेश्चन? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट 1 में हमने पढ़ा है। नोट्स में आपको मेरी बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यह आपको मिलेगा यूनिट 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस वैसे अपने कर सकते हैं।
पहला डिफरेंस तो ये करेंगे कि void contract was a contract which was enforceable at that time when it was made, but subsequently became non-enforceable by law. और voidable contract में क्या लिखेंगे? A contract which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of others. दूसरा डिफरेंस लिखो रीजन का. A contract may become void due to change in circumstances or changes in law. और voidable contract का रीजन लिखो. A contract becomes voidable if there is no free consent. तीसरा डिफरेंस लिख सकते हो enforceability. Void contract is not enforceable by law, but voidable contract may or may not be enforceable at the option of aggrieved party. तो यूनिट 1 में जाइए, जाके इसके डिफरेंसेस देखिए और कर लीजिए. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7. अब तुम्हें याद हो तो हमने जब यूनिट नंबर 7 पढ़ी थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, उसमें हमने कई सारे केसेस पढ़े थे कि कहां पर ऐसा होता है कि श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है. उसमें अगर आपको याद हो तो एक था सेक्शन नंबर 133, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएशन करते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और एक और अगर आपको याद हो उसमें केस पढ़ा था हमने, वो भी यहां पे काम आ सकता है थोड़ा सा. सेक्शन नंबर 135 में था कि अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से कॉम्पोजिशन कर ले, अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से कॉम्पोजिशन कर ले विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो भी श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है. याद है? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अक्षय हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम किशोर. लोन कौन ले रहा है? लोन कौन ले रहा है? अक्षय बेटा लोन ले रहा है. अक्षय बेटा लोन ले रहा है. अंकित ले रहा है बेटा. करेक्शन, अंकित लोन ले रहा है बेटा. अंकित लोन ले रहा है बेटा. अंकित लोन ले रहा है कितने रुपए का? अंकित बेटा 1 लाख रुपए का लोन ले रहा है. किससे ले रहा है? किशोर से. अच्छी बात है साहब. ऑन द गारंटी ऑफ सुदीप. गारंटी कौन दे रहा है बेटा किशोर को? सुदीप गारंटी दे रहा है. तो पहले तो अपनी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए. जो बंदे ने गारंटी दी वो श्योरिटी, जिसको गारंटी दी गई वो क्रेडिटर, और जिसके डिफॉल्ट पे गारंटी दी गई वो प्रिंसिपल डेटर. आ रहा है क्या? अरे सर ये तो आसान है, अब आएगा खेल. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. आफ्टर सम टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया अंकित की जिंदगी में. हो जाता है यार, जिंदगी है. तो ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ अंकित एंड रिक्वेस्ट वगैरह करी होगी, किशोर ने ये क्या कर दिया बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया 8% से. चलो रेट तो जो कम करी वो करी, हाय हाय ये क्या कर दिया? टाइम भी एक्सटेंड कर दिया फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन. तो सेक्शन 135 में कॉम्पोजिशन के अलावा एक और बात भी तो है, चेक करो. टाइम एक्सटेंड करने वाली देखो है नहीं है सेक्शन 135 में टाइम एक्सटेंड करने वाला रूल भी. ये कॉम्पोजिशन भी है और टाइम एक्सटेंड करने वाला बात भी है. यहां पे हमें टाइम एक्सटेंड करने वाला बात काम आएगा. तो अब क्रेडिटर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा है, वो तो हो गया वेरिएशन, और क्रेडिटर टाइम भी एक्सटेंड कर रहा है. और बोल रहा है सुदीप से पूछा ही नहीं बेटा, विदाउट कंसेंट ऑफ सुदीप. सुदीप कौन है? श्योरिटी. श्योरिटी से पूछा ही नहीं. अभी अंकित का दिवालिया हो गया, अब आएगा मजा. नहीं पूछा ना तूने मेरे से, अभी अंकित का दिवालिया हो गया, तो अंकित तो पैसा पूछा चुकाएगा नहीं.
किशोर स्यू कर रहा है सुदीप को, ला भाई पैसे दे, ला भाई पैसे दे। तो क्या सुदीप देगा? आप बोलोगे ना ना, सुदीप इज नॉट लायबल, वो डिस्चार्ज हो गया लाइबिलिटी से। बोले क्यों हो गया? क्योंकि एक तो क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन करी, ऊपर से टाइम एक्सटेंड करा, और श्योरिटी से पूछा तक नहीं। तो जब तब नहीं पूछा तो अब भी मत पूछो, पूछो ही मत, पहचानो ही मत, भूल जाओ कि मैं दुनिया में हूं। ऐसा अभिषेक सर नहीं बोल रहे, सुदीप बोल रहा है। आप बोलोगे, देखो प्रॉपर पेपर में एक्सप्लेन करके आना और बोलना सुदीप इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी अंडर सेक्शन, पेपर में प्रॉपर लिखा ना, अभी मैं सिर्फ सेक्शन लिख देता हूं, अंडर सेक्शन 133 एंड 135। बोले सुदीप लायबल नहीं है, सुदीप नहीं देगा, बाढ़ में जाओ। अच्छा, लास्ट इन्होंने थ्योरी क्वेश्चन पूछ ली। याद है मैंने तुम्हें श्योरिटी के राइट्स पढ़ाए थे, अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर एंड अगेंस्ट को श्योरिटीज पढ़ाए थे, उसी का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर सोगा पे जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद ये सोगा पे जाएगा। यार मुझे तो ऐसा लगा सारे क्वेश्चन आराम से हो गए। मैं क्या घबराता नहीं हूं ना, मेरे में हिम्मत बहुत है। मैं क्या इतना बड़ा सवाल देख के नहीं घबराता। अब सीए इंस्टीट्यूट का पेपर आएगा 16 नंबर के फॉन्ट साइज का, तो यही सवाल आएगा 1.5 पन्ने का। बच्चा कहेगा या अल्लाह ये क्या हुआ, 1.5 पन्ने का सवाल हम कैसे करेंगे? सवाल जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा, ध्यान रखो। लॉ में सवाल बड़ा है मतलब उल्लू बनाने के लिए बैठा है एग्जामिनर, हम बनेंगे ही नहीं, हम बनेंगे ही नहीं। फटाफट सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डरना नहीं होता, सब हो जाता है। आओ आओ आओ, टाइम पास मत करो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर एंड को श्योरिटीज। डायरेक्टली मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ है, काइंडली डू एक्सप्लेन। क्लियर है? आइए चलो सर चलो आगे करें। अच्छा तुम्हें याद है, तुम्हें याद है, हाँ हमने सोगा पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 2 टाइप का होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 2 टाइप का होता है। हाँ सर वो बताया तो था आपने। एक तो होता है सेल, सेल में तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल में डिसाइडेड होता है कि ओनरशिप अभी नहीं ट्रांसफर करेंगे, या तो फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करेंगे या ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस करेंगे। याद आया? अच्छा याद है वो बात, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते थे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त सेलर के पास नहीं थे। दे आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एट अ फ्यूचर डेट। अब फ्यूचर गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा अग्रीमेंट टू सेल ही होगा। जब गुड्स ही नहीं है तो इमीडिएट ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हो सकती। याद है? अरे याद है क्या? चलो अब मैंने तो ऐसे ही माहौल बना दिया, मेरे को पता है ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में काम आनी है। अब कैसे काम आनी है वो तो पढ़ के पता चलना है, वो तो पढ़ के पता चलना है। करें सवाल? करो ना सर। ये कहां पे से हो रहा है? सोगा की यूनिट 1 से हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 1 से हो रहा है। पढ़ो। रामविलास यादव, रामविलास यादव बिहारी लग रहा है, इज अ फार्मर अन्ना चिप्स कंपनी approached him and entered into contract to supply 100 quintals of potatoes which to be grown, उगेंगे उगेंगे, उगे नहीं है, फ्यूचर गुड्स। सोगा का क्वेश्चन करते वक्त वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हु इज द सेलर एंड हु इज द बायर। सेलर है रामविलास यादव, बायर है अन्ना चिप्स कंपनी। चलो सर, तो सप्लाई हो रहे हैं। सो प्राइस क्या डिसाइड हुई है साहब? 1000 रुपए पर क्विंटल। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए
कि पोटैटोज फ्यूचर में ग्रो होंगे, तो ये फ्यूचर गुड्स हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो प्रोविजन के अंदर एक तो आपको फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। आगे बोल रहा है अन्ना चिप्स कंपनी मेड द पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस भी दे दी उसने, बट डिलीवरी टू बी मेड आफ्टर 6 मंथ, मतलब अग्रीमेंट टू सेल हो गया, डिलीवरी 6 महीने बाद होनी है, फ्यूचर गुड से अग्रीमेंट टू सेल हो गया। बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी द होल क्रॉप ऑफ पोटैटोज वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लाइड, डिलीवरी से पहले क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि फ्लड आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी हो सकता है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई क्योंकि फ्लड आ गई तो पोटैटोज डिस्ट्रॉय हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अभी सोगा से करना है, इसलिए मैंने अग्रीमेंट टू सेल का प्रोविजन लिखा और फ्यूचर गुड्स का प्रोविजन लिखा। समझ में आई बात? नाउ अन्ना चिप्स डिमांडेड द पेमेंट ऑफ प्राइस विच इट ऑलरेडी मेड, अभी अन्ना ने एडवांस दे दिया था ना, देखो लिखा हुआ है अन्ना ने एडवांस दे दिया था ना, मेड द पेमेंट ऑफ प्राइस। अभी क्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो गई तो अन्ना बोल रही कि भाई मेरा पैसा वापस कर दो, डिमांडेड द पेमेंट। रामविलास मना कर रहा है, बोले भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा, बाय सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाज ऑलरेडी मेड, बोले हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका। तो आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट ही तो बनाए हैं, ये तो अग्रीमेंट टू सेल है। बोले गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, तो बिल्कुल अगर गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया और पैसा रिकवर किया जा सकता है। रामविलास यादव जो फार्मर है वो गलत बोल रहा है, उसे पैसा रिफंड करना, भाई अग्रीमेंट टू सेल है, मतलब गुड्स फ्यूचर में दिए जाने। तो जब तुमने गुड्स ही नहीं दिए तो तुम्हारा पैसे पे तो कोई अधिकार है ही नहीं। Hence crops belonging to अन्ना चिप्स, hence loss of crops must be borne by it। बोले लॉस तो तू बियर कर। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसमें एक प्रोविजन और लिखवा सकता हूं जो मुझे लगता है पेपर में लिखना चाहिए, सेक्शन 26 जो हमने यूनिट 3 में पढ़ा है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। बोले गुड्स का रिस्क वो लेता है जिसकी ओनरशिप है। अब बोले यहां तो फ्यूचर गुड्स है तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, तो सेलर ही गुड्स का ओनर है, तो लॉस भी सेलर का ही है। तो रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेदर अन्ना चिप्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम विलास यादव, यस इट कैन रिकवर। आंसर कैसे बनेगा, आप क्लियर कट लिखना, दिस इज एन अग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, since the ownership has not been transferred, goods are at the risk of Ramvilas Yadav, that is the seller. Buyer, Anna Chips Company, can recover the price from Ramvilas Yadav. कर पाओगे? कर पाओगे क्या? जी सर हम तो कर लेंगे। अच्छा यादव यूनिट 1 में हमने एक सेक्शन और पढ़ा था, ये वाला आया, अगले पे चलो। अब हमने यूनिट 1 में एक और सेक्शन पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कैसे फिक्स होती है। सेक्शन 9 है ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसमें हमने पढ़ा था फिक्सेशन ऑफ प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कैसे फिक्स होती है, तो मैंने बोला था या तो प्राइस फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट होती है या प्राइस फिक्स्ड होती है इन द मैनर डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, या प्राइस फिक्स होती है थ्रू कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज। और मैंने बोला था अगर इनमें से किसी भी तरीके से भी अगर प्राइस फिक्स नहीं हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं माना जाता है। अगर इन तीनों तरीकों से भी प्राइस नहीं फिक्स होती, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, उस केस में बायर इज लायबल टू पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर। याद आया? अच्छा एक हमने सेक्शन 10 भी पढ़ा था, यहां पे सेक्शन 10 क्या बोलता था, सेक्शन 10 क्या बोलता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ है कि प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स करेगी और थर्ड पार्टी किसी भी कारण से प्राइस को फिक्स करने से मना कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। लेकिन अगर सेलर
या बायर में से कोई भी एक जना आपको प्राइस फिक्स करने से रोकता है, तो जिस पार्टी ने प्राइस फिक्स करने से प्रिवेंट किया वो कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होगी टू द अदर पार्टी। याद आया? ये दोनों सेक्शन में देखो, मैं रिवीजन तौर पे ही आरटीपी करा रहा हूं, नाम ही क्या, रिवीजन टेस्ट पेपर, तो थोड़ा रिवीजन भी तो हो साथ में। ये थोड़ी बस क्वेश्चन पढ़ा करा आगे बढ़ गए, तो इसलिए मैं पहले हर सेक्शन रिवाइज करा रहा हूं जो क्वेश्चन में अप्लाई होगा, फिर हम सवाल को कर रहे हैं। क्लियर है? पढ़ो। कपिल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद राहुल टू परचेज 1000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। कपिल परचेज कर रहा है, कपिल बायर है, राहुल बेच रहा है, राहुल सेलर है। तो कपिल एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद राहुल टू परचेज 1000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट अ प्राइस which should be fixed by अखिलेश, यानी थर्ड पार्टी। तो सेक्शन 9 में तो ये वाली पॉइंट लग गई कि प्राइस को फिक्स करने का मैनर डिसाइड हुआ है, और सेक्शन 10 में ये वाली बात लग गई कि प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। राहुल ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है 600 लीटर्स आउट ऑफ 1000 लीटर टू कपिल। राहुल कपिल को 1000 लीटर में से 600 लीटर दे चुका है, बट रिमेनिंग 400 लीटर रेडी टू डिलीवर है, अभी डिलीवर हुए नहीं है पर वो रेडी टू डिलीवर है। अखिलेश यानी थर्ड पार्टी ने मना कर दिया प्राइस फिक्स करने से ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मतलब थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने से मना करी। अब यहां पे मेन समझो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने से मना कर रही है, लेकिन 600 लीटर तो दे चुके, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है फॉर 400 लीटर्स। समझ गए? लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं भी करती है पर बायर गुड्स ऑलरेडी एप्रोप्रिएट कर चुका है, मतलब ले चुका है, तो बायर को रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ती है, जो डिपेंड करती है फैक्ट एंड सर्कमस्टांस। तो जो 600 लीटर दिए जा चुके हैं उसके लिए जो कपिल है, जो बायर है, कपिल विल पे रीजनेबल प्राइस टू राहुल फॉर 600 लीटर्स। समझ में आया? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। राहुल आस्क कपिल, राहुल कपिल को बोल रहा है टू रिटर्न द ऑयल ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो क्या जो ऑयल ऑलरेडी डिलीवर्ड है वो रिटर्न होगा? नहीं, रिटर्न नहीं होगा, बल्कि कपिल राहुल को क्या पे कर देगा? उसकी रीजनेबल प्राइस। बोले रिटर्न नहीं होगा, पेपर में आप आंसर लिखना, बोले रिटर्न नहीं होगा। जो माल रख चुके हैं वो वैलिड है, जो माल रख चुके हैं वो वैलिड है, तो रिटर्न नहीं होगा और कपिल को रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। एंड अवॉइड द डिलीवरी ऑफ 400। यस, 400 की डिलीवरी अवॉइड हो जाएगी क्योंकि 400 के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। कपिल स्यू कर रहा है राहुल को फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग 400। कपिल राहुल को केस कर रहा है कि ला 400 यूनिट दे, केस इज नॉट वैलिड, क्योंकि जो 400 यूनिट दी नहीं गई हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स करने से मना किया है, और बचे हुए 600 यूनिट वो रख ले और उसकी रीजनेबल प्राइस पे कर दे। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, आ गया। अरे आ गया क्या? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन आता है। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले याद करो, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, याद करो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें सेक्शन हमने पढ़ा है 29 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये सेक्शन हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की यूनिट 3 में पढ़ा है, यूनिट 3 में पढ़ा है। ये क्या बोलता था याद है?
सर नॉर्मल रूल क्या होता था? नॉर्मल रूल क्या होता था कि अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हैं, मतलब सेलर अगर बायर को गुड्स सेल कर रहा है, तो गुड्स की ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब सेलर का गुड्स पे टाइटल वैलिड है। अगर सेलर का टाइटल वैलिड नहीं है, अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव ही होता था। नीमो दैट गॉड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था सेक्शन 29 में, सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता था याद करो, इसमें क्या होता था याद करो। अगर सेलर के पास गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते थे, अगर सेलर के पास गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो लॉ ये बोलता था कि अगर सेलर के पास गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और सेलर गुड्स बायर को बेच देता है, तो बायर को गुड्स पे वैलिड टाइटल मिलेगा, लेकिन दो कंडीशन है। पहला, सेल टेक्स प्लेस बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड बाय अग्रीव्ड पार्टी। सेल होनी चाहिए अग्रीव्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करने से पहले। और दूसरी कंडीशन थी कि बायर ने गुड्स, बायर एक्वायर्ड द गुड्स इन गुड फेथ, मतलब बायर को यह नहीं मालूम था कि सेलर का गुड्स के ऊपर टाइटल डिफेक्टिव है। याद आ गया ये वाला एक्सेप्शन? इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए, सौरभ परचेज, मैं तो देखो बहुत क्लियर हूं, अगर मैं सोगा का क्वेश्चन करूंगा तो मैं पहले ये जरूर आइडेंटिफाई करूंगा कि सेलर कौन है और बायर कौन है। तो बायर कौन है भैया? सौरभ। सौरभ परचेज इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ विवेक, विवेक कौन है? सेलर, फॉर ₹5,000 ओनली ऑन द गन पॉइंट। सौरभ खरीद रहा है, तो सौरभ के पास ये स्कूटर अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आया है। विवेक यहां पे अग्रीव पार्टी है भाई, अग्रीव पार्टी। सर पे तमंचा तान के ले गए हमार स्कूटर। ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूं बेटा, विवेक बोल रहा है। विवेक 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 बेचारा दुखी है, सौरभ महाबदमाश है। सौरभ ने रखी कनपट्टी पे बंदूक विवेक के, और विवेक का ले लिया स्कूटर। तभी सौरभ के पास स्कूटर आ गया अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हो रहा है? ले भाई, विवेक बोल रहा है भैया मैं तो कंप्लेंट भी करूंगा, और विवेक ने बोला मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करूंगा। विवेक डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस विवेक, वेरी नाइस। एंड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बोले मैं तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करूंगा। करूंगा, बोले करूंगा, करा नहीं है, करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन। कोर्जन तो हुआ ही है, अप्लाइड बाय सौरभ। बट ओहो, विवेक कुछ कर ही नहीं पाया। बट बिफोर ही कुड डू दैट, सौरभ कितना चोर है, सौरभ सोल्ड द स्कूटर टू विनय। और विनय को तो पता ही नहीं था सौरभ कांड करके बैठा है। विनय who had no idea about the situation on which the scooter was purchased by सौरभ। मतलब भाई साहब, सौरभ ने स्कूटर विनय को बेच दी, विनय ने गुड फेथ में खरीद ली, विनय को नहीं पता कि सौरभ का टाइटल डिफेक्टिव है। तो क्या विनय को स्कूटर पे वैलिड टाइटल मिलेगा? यस, विनय को स्कूटर पे वैलिड टाइटल मिलेगा, क्योंकि सेल हुई थी अग्रीव्ड पार्टी विवेक के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले, और बायर ने यानी विनय ने ये गुड फेथ में खरीदा था। विवेक स्यू कर रहा है। विवेक कौन है बेटा? अग्रीव पार्टी। विवेक स्यू कर रहा है सौरभ को भी और विनय को फॉर रिकवरी ऑफ स्कूटर। रेफरिंग टू दो होगा वेदर विनय वॉज करेक्ट इन हिज डिसीजन, नो।
विनय कैन नॉट टेक बैक द स्कूटर। विनय अब अपना स्कूटर वापस नहीं ले सकता। विवेक, करेक्शन करेक्शन, विवेक अपना स्कूटर वापस नहीं ले सकता। नो सर, ये जो विवेक है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो बोल रहा है मुझे मेरा स्कूटर वापस दो। नो, विवेक कैन नॉट टेक बैक द स्कूटर एज विनय हैज गॉट वैलिड टाइटल ऑन स्कूटर, क्योंकि विनय को स्कूटर पे वैलिड टाइटल मिल चुका है। सर देखो, समझो, विवेक चाहता है अपना स्कूटर वापस लेना, लेकिन नहीं ले पाएगा बेटा विवेक अपना स्कूटर वापस, पॉसिबल ही नहीं है। स्कूटर वापस इसलिए नहीं ले सकते हैं बेटा आप, स्कूटर वापस इसलिए नहीं ले सकते हैं बेटा आप, क्योंकि जो विनय है उसको स्कूटर पे वैलिड टाइटल मिला है एज पर सेक्शन 29 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बोलो आया? अच्छा, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 4 है, उसमें आपने पढ़ा होगा ऑक्शन सेल। आपने पढ़ा होगा ऑक्शन सेल। ये ऑक्शन सेल का पूरा क्वेश्चन है। ये ऑक्शन सेल का पूरा क्वेश्चन है। बहुत आराम से इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल रिलेटिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स एज पर प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहला है बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन? मतलब सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व किया था या सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया था। अगर सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया है तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट में जाके, ऑक्शन सेल में जाके बिडिंग नहीं कर सकता। अगर सेलर ने बिडिंग करी तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। लेकिन अगर सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व किया है तो सेलर ओनली थ्रू वन एजेंट बिडिंग कर सकता है। ठीक है, इसमें प्रिटेंडेड बिडिंग एक्सप्लेन हो जाएगा और एक ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएगा कि सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व किया है तो क्या, नहीं किया है तो क्या। एक है बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड। रिट्रैक्ट माने विड्रॉ करना। क्या बिडर अपनी बिड वापस ले सकता है? यस, बिफोर फॉल ऑफ हैमर। अगर आपको अपनी बिड वापस लेनी है तो ऑक्शन सेल कंप्लीट होने से पहले आप अपनी बिड वापस ले सकते हैं। ऑक्शन सेल कंप्लीट होती है ऑन फॉल ऑफ हैमर, तो बिफोर फॉल ऑफ हैमर बिडर कैन रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड। इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ बायर। और एक लास्ट पॉइंट है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ये आपको यूनिट 3 में मिलेगा। यूनिट 3 में रूल्स ऑफ डिलीवरी पढ़े हमने, वहां पर मिलेगा सेक्शन नंबर 37 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। देखिए जाके, रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर में 3 सिचुएशन है। एक्सेस क्वांटिटी दी तो क्या, लेस क्वांटिटी दी तो क्या, और मिक्स्ड गुड्स दिए तो क्या। ये कहां मिलेगा अपने को? रूल्स ऑफ डिलीवरी में मिल जाएगा, यूनिट नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 37 में। कर पाओगे? कर पाओगे? वेरी गुड। यहां पर आकर बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर के सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो सोगा हमने कर लिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कर लिया। अब क्या कराओगे सर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कराऊंगा बेटा। अब अगेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक हमने सेक्शन पढ़ा है, एक हमने सेक्शन पढ़ा है। अच्छा, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ी थी। यूनिट 2 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की यूनिट 2 में हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ी हैं।
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, उसमें अगर आप जाके देखोगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा 13 का क्लॉज बी। वो ये बोलता है कि हर पार्टनर, ईच पार्टनर विल कंट्रीब्यूट इक्वली, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस में देखना, ईच पार्टनर विल कंट्रीब्यूट इक्वली टू प्रॉफिट और लॉस। बोले प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो लॉस में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, और डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर है तो जो डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जाके देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में आपको ये बात लिखी हुई मिलेगी, सेक्शन 13 बी में राइट्स ऑफ पार्टनर्स में, सेक्शन 13 बी में राइट्स ऑफ पार्टनर्स में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में आपको लिखा मिलेगा कि ईच पार्टनर हैज टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म। मिल रही है बात लिखी हुई? नहीं मिल रही है, बस उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अमित एंड अजय स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग ऑफ शुगर। ये दोनों पार्टनर्स हो गए। फॉर दिस पर्पस दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 3 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल बता दी। पार्टनरशिप डीड वॉज परफेक्टली प्रिपेयर्ड बट क्लॉज रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज नॉट मेंशन्ड इन द डीड। डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा है तो बात खत्म। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। तो प्रोविजन में तो आएगा 13 का बी, छोटा सा प्रोविजन आएगा। अपन सोचे कि बहुत ज्यादा प्रोविजन लिख देंगे, कुछ नहीं है ज्यादा। ड्यू टू हैवी रेन स्टॉक ऑफ शुगर वॉज स्पॉइल्ड और फर्म को लॉस हो गया 60,000 का। अब जो अमित है, अमित आज अजय टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉस। अमित अजय को बोल रहा है भाई इक्वली कंट्रीब्यूट कर। अजय बोल रहा है नहीं 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 नहीं, अजय अजय यार ये अजय नाम के लोग ही बर्बाद होते हैं। अजय अग्री टू कंट्रीब्यूट ओनली 25। बोले मैं तो 25 ही दूंगा। तुम में कोई अजय हो तो ऐसे बुरा मत मानना, मतलब मैं बोल रहा हूं पर ये अजय वाले लोग गड़बड़ होते हैं। अरे भाई तू 25% क्यों देगा? मुनाफा होता तो पूरा लेने आ जाता तू बेटा। लॉस में 25% देगा, बराती है तो मेरा 25% देगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अमित बोल रहा है। दैट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में कब से शेयर हुए? कौन सी नई लॉ बनाई है तूने? है हट। हाउ मच टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अजय? इक्वल, इक्वल देगा। दैट इज 30,000। 60,000 गए, 30,000 अमित देगा, 30,000 अजय देगा, बात खत्म। बोलिए आया? इजी इजी। अरे दुनिया इजी है पढ़ने वालों के लिए। जो पढ़ते नहीं हैं वो फंस जाते हैं। जतिन कुमार आ जाओ, आ जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? जतिन बोल रहा है यार सर आप हमेशा मुझे ही बोलते हो, कभी कीर्ति को कुछ बोलो, कभी कुशल को बोलो, इतने बच्चे हैं। बेटा तू टैलेंटेड है। ये तो क्या है कि आम लोग हैं, मैंगो पीपल। तू खास है। कह रहा हो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रही है हाफोस आम है। यार ऐसी बातें मत करा करो क्लास में, गलत बात। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को-ओनरशिप? डायरेक्ट कर सकते हैं, पढ़ाई है मैंने आपको। सबसे पहला डिफरेंस ये लिखिए कि पार्टनरशिप बाया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होती है, को-ओनरशिप विद अग्रीमेंट भी क्रिएट हो सकती है और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी। दूसरा, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, को-ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। तीसरा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर होते हैं, को-ओनरशिप में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करना नेसेसरी नहीं है। फोर्थ, पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर करने के लिए बाकी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, को-ओनरशिप में शेयर ट्रांसफर करने के लिए बाकी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं चाहिए। कर सकते हैं, इजी सवाल है। 15th 3 पार्ट है, तीनों कर लेते हैं फटाफट से। स्टेट गिविंग रीजंस। अब देखो ये क्वेश्चन में बेसिकली आपको एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप आने चाहिए। ये आपको 3 सिचुएशन है और आपको पूछेगा कि यहां पे बताइए वैलिड पार्टनरशिप इन 3 लोगों के बीच में बनी है या वैलिड पार्टनरशिप इन 3 लोगों के बीच में नहीं बनी है। क्या पूछेगा कि बताइए इन 3 लोगों के बीच में वैलिड पार्टनरशिप बनी है या नहीं बनी है। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप्स
एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 XYZ agreed to divide the profits equally. तो प्रॉफिट और लॉस शेयर हो रहे हैं, बट द लॉस इज टू बी बाउंड बाय एस इक्वली. इज दिस का केस ऑफ पार्टनरशिप? यस. क्यों है? रीजन क्या लिखोगे? पार्टनरशिप की एसेंशियल्स में हमने पढ़ा है, पार्टनरशिप बनाने के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना मैंडेटरी है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस होना मैंडेटरी नहीं है. देयरफॉर दिस इज अ वैलिड पार्टनरशिप. लिख दोगे? रीजन क्या लिखोगे? फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप sharing of profits is mandatory, but sharing of loss is not required. If any of the partners does not contribute to losses, then also the partnership is valid. कर लेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, एक्स अ पब्लिशर. पब्लिशर होते हैं जो बुक्स प्रिंट करते हैं, है ना. agrees to publish a book at his own expense. अपने खर्चे पे बुक पब्लिश करेगा, रिटन बाय वाई, जो वाई ने लिखी है, एंड टू पे वाई हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट. जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% वाई को दे देगा. डज दिस क्रिएट अ रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन एक्स एंड वाई? पूछ रहा है कि क्या उनके बीच में पार्टनरशिप हुई है. तो देखिए सिर्फ इतना हो रहा है, एक्स एक बुक्स प्रिंट कर रहा है और बोल रहा है आधा प्रॉफिट वाई को दे देंगे. तो पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है वो पूछ रहा है. सर पार्टनरशिप मुझे नहीं लग रही. देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है, लेकिन पहली चीज तो मुझे कोई बिजनेस नजर नहीं आ रहा है. सच कोई मिलके बिजनेस तो कर नहीं रहे, बुक पब्लिश हो रही है. और सजेस्टेड आंसर में ऐसा लिखा हुआ है कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है. क्वेश्चन पढ़ के मुझे कहीं पता नहीं चल रहा है ऐसा. तो मैं थोड़ा सा अजम्पशन बेस पे कम जाना चाहता हूं. ठीक है, सजेस्टेड में लिखा हुआ है तो लिख सकते हो कि कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से कहीं ये बात क्लियर हो नहीं रही. ठीक है, चलिए जो भी है, फिर भी आप लिख सकते हैं कोई बिजनेस नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है. थोड़ा सा अगर इसको टच करो तो एक्स बोल रहा है मैं अपने खर्चे पे बुक छापूंगा, मतलब एक्स जो खर्चे कर रहा है उसके लिए शायद वाई लायबल नहीं है. इससे हल्का सा हिंट जरूर मिल रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है. तो लिख दो तो दिक्कत नहीं है. आगे करते हैं. तो इज दिस अ वैलिड पार्टनरशिप? नो. अब अगला केस है, ये बहुत इजी है. A and B purchase a tea shop and incur additional expenses for purchasing utensils, each contributing half of the total expense. अच्छी बात है. The shop is leased out on daily rent. अल्ले किराए पे दे रहे दुकान. बोले कोई बिजनेस नहीं है, ये तो दुकान ली है और किराए पे दे रहे. दिस इज जस्ट अ कोओनरशिप. बोले तो सिर्फ कोओनरशिप है. बोले कोई बिजनेस ही नहीं है, तो कोओनरशिप है, दुकान ली, किराए पे दे दी, रेंट आधा आधा बांट लिया. नॉट अ पार्टनरशिप. कर लोगे? कर लोगे? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट क्वेश्चन, नॉट दैट आरटीपी का लास्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट क्वेश्चन है. ये तो बड़ा आसान है, हम आराम से कर लेंगे. हमने पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट 3 में पढ़ा है. प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 58 लगेगा ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले तो ये लिख के आइए पेपर में कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता. फिर आप ये लिख कर आइए कि अगर हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मैंने कॉपी में लिखा रखा है बहुत अच्छे से, अगर बुक से नहीं पढ़ाया था, थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल रहती है बुक्स में, तो मैंने इजी गोइंग वे में लिखवा दिया था स्टेप वाइज. फिर आप लिख देंगे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है प्रिस्क्राइब फॉर्म में. एप्लीकेशन आप बाय पोस्ट दे सकते हैं, खुद देकर आ सकते हैं. बोले एप्लीकेशन में कुछ डिटेल्स आना जरूरी है, फर्म नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ फर्म. उसके बाद एक बात और इसमें मेंशन कर सकते हो कि क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन जैसे वर्ड फर्म के नाम में नहीं आएंगे.
उसके बाद लिख दो रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द फर्म एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड। बस मार्क्स आ जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा तो इसमें लिखने का है नहीं। आई होप आया होगा। जी सर आया। अभी तक का तो सर हमने ठीक ठाक कर लिया। आ रही है पूरी आरटीपी, डुएबल है। यही आपके नॉर्मली सीए के पेपर का लेवल होता है। सो इट्स नॉट वेरी टफ बट इट्स नॉट ऑल्सो वेरी इजी। चलिए ये बड़ा आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एलएलपी एक्ट में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का। इसमें सेक्शन नंबर 17 लगेगा ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। मैं बिना क्वेश्चन पढ़े ही आपको आंसर रिवाइज करा देता हूं। अगर एलएलपी कोई ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है जो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से, एलएलपी के नेम से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, then CG will direct the LLP to change the name. LLP shall change the name within 3 months of direction of CG. The proprietor of trademark must make an application to CG within 3 years of registration of LLP by such name. Where LLP changes its name, वो नोटिस देगी न्यू नेम का विद इन 15 डेज टू रजिस्ट्रार। और एक पॉइंट और लिखना है, अगर एलएलपी ने सीजी के ऑर्डर से कंप्लाई नहीं किया देन सीजी शैल अलॉट न्यू नेम टू एलएलपी। कर लोगे? ये पूरा इसमें आंसर में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक और है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एलएलपी। आपसे पूछ रहा है यार बताइए स्मॉल एलएलपी क्या होती है, तो आप बोलेंगे स्मॉल एलएलपी मीन्स एलएलपी इन विच contribution does not exceed rupees 25 lakh or such higher amount as may be prescribed up to rupees 5 crore, turnover does not exceed rupees 40 lakh or such higher amount as may be prescribed up to 50 crore। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपकी एलएलपी को स्मॉल एलएलपी माना जाएगा। और उसके बाद इन्होंने बोला था कि अगर कोई अदर कंडीशन भी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और वो भी आप कंप्लाई कर लेते हैं तो आपकी एलएलपी को स्मॉल एलएलपी माना जा सकता है। इजी क्वेश्चन है। चलिए अब क्या आया सर, अब कंपनीज एक्ट आया। अब कंपनीज एक्ट का ये जो सवाल है, ये जो पहला ही सवाल है, वो याद है हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आउटसाइडर की ड्यूटी कंपनी के इंटरनल मैटर्स में इंक्वायरी करने की नहीं होती। जहां तक इंटरनल मैटर्स की बात होती है, लॉ बोला आउटसाइडर ये प्रिज्यूम कर सकता है कि एवरीथिंग इज बीइंग डन रेगुलरली। याद आया नहीं आया? तो देखिए एक क्वेश्चन है, रतनमुल मिल्क इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसमें एक प्रोविजन इंडोर मैनेजमेंट का लग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी एक और प्रोविजन है। इंडोर मैनेजमेंट शायद इसमें नहीं लगेगा, शायद एक और प्रोविजन है जो इसमें लग सकता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। रतनमुल मिल्क इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 23। ऑन दिस डेट मिस्टर शर्मन वॉज अपॉइंटेड एज लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनी। नहीं, यहां पर इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, यहां लगेगा सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि है बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। देखिएगा
मैं समझा देता हूं, प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। सर लॉ ये बोलता है, प्लीज ये क्वेश्चन अच्छा है, नहीं होगा हमसे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर लॉ ये बोलता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। याद करो, कंपनी बनती भी थी तो जो लोग कंपनी बना रहे होते थे उन्हें मेमोरेंडम और आर्टिकल साइन करना होता था। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या माने जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। किसके? कंपनी और मेंबर के। अब यहां पे अप्लाई करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने डॉक्ट्राइन पढ़ी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो ये बोलती थी कि थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट नहीं मिलेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं पार्टीज को राइट होता है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सही बात है। तो मेमोरेंडम आर्टिकल किसके और किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं? कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच का। कोई दिक्कत है? अब इस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, पढ़ना। इट वॉज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट शर्मन विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लीगल एडवाइजर टिल 31 जुलाई 27। शर्मन को कब तक नहीं हटाना था लीगल पोस्ट से? 31 जुलाई 27 तक। शर्मन लीगल एडवाइजर है, शर्मन को नहीं हटाना था 31 जुलाई 27 तक अपनी पोस्ट से। 31 मार्च 27 तक अपनी पोस्ट से नहीं हटाना था। और 1 जुलाई 24, लेकिन कंपनी ने 1 जुलाई 24 को स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल किया और शर्मन को हटा दिया। साहब भाई तुमने तो लिखा था कि 31 मार्च 27 से पहले नहीं हटाएंगे, तुमने तो हटा दिया 1 जुलाई 24 को। अब शर्मन केस कर रहा है कंपनी पे, रतनमुल मिल्क इंडिया लिमिटेड पे, कि भाई तुमने मुझे कैसे हटा दिया? तुमने मेरे को 1 जुलाई 24 को कैसे हटा दिया? तुमने तो बोला था 31 मार्च 27 तक नहीं हटाओगे। वेदर कंपनी कैन रिमूव शर्मन? यस। रीजन समझो। मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कंपनी के मेंबर्स कल को बोल रहे हैं कि हम शर्मन को हटा दें तो हटा दें। शर्मन एक लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है। जब तू कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है तो तू कैसे केस कर रहा है? हां, कंपनी का शर्मन से पर्सनल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट बना होता कि तेरे को 31 जुलाई 27 से पहले नहीं हटाएंगे, फिर हटा देते तो गलत था। बट सर समझो, आप बोलो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, आर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट between company and members. Outsiders cannot claim any right on basis of memorandum and articles, on basis of memorandum and articles due to doctrine of privity of contract. ठीक है? Therefore Mr. Sharman cannot sue the company. His removal is valid. समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये तो इजी है। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी एक्सप्लेन कराना इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। कर लोगे? अच्छा, अब ये क्वेश्चन है सेक्शन 445 देखना ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 455 देखना ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डोरमेंट कंपनी का। किसका? डोरमेंट कंपनी का। याद है
डॉर्मेंट कंपनी को बनाने की एक कंडीशन क्या होती थी? डॉर्मेंट कंपनी की दो कंडीशन पढ़ी हमने। फर्स्ट वाली लग रही है कि कंपनी अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, असेट्स होल्ड करने के लिए बनी है, कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करने के लिए बनी है, एंड कंपनी का नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, मतलब कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है, तो ऐसी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई कर सकती है। और सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे सिवाय 4 के। रजिस्ट्रेशन फीस पे करना, कोई भी लीगल पेमेंट करना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, और पेमेंट्स करना फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। इन 4 ट्रांजैक्शन को तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानते नहीं थे, बाकी सभी ट्रांजैक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाता था। याद आ रहा है? अब पढ़ो क्वेश्चन में हुआ क्या। XYZ लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू होल्ड अ पेटेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करने के लिए कंपनी बनी है, विच इज पेटेंट। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन विद इन नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब अभी बिजनेस चालू नहीं होगा, 2 साल बाद होगा। मीनवाइल फॉर टाइमली इंस्टॉलेशन कंपनी हैज प्लेस्ड, मर गई, मशीन खरीदने का ऑर्डर दे दिया, प्लेस द परचेज ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 करोड़। पेमेंट कर रही है, मशीनें खरीद रही है, तो ये जो पेमेंट करके मशीन खरीद रही है क्या हो गया? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, referring to the provision of Companies Act, whether company can go for acquiring a status of dormant company? No, it cannot obtain status of dormant company as it has engaged in significant accounting transactions. आगे चलेंगे बच्चों, आगे चलेंगे। अब मेरे हिसाब से तो सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रह गया। लो 2 सवाल खत्म हो गई सर। आरटीपी 22 सवाल थे, कहीं नहीं अटके हम, 22 सवाल थे। प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित। वाह यार लड़के, गुड्स खरीद रहा है तू, याद है वो बात? सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881, वो क्या बोलता था कि सर अगर चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो 2 साल की तो जेल हो जाएगी और चेक के डबल अमाउंट का फाइन लगेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस थी, चेक वैलिडिटी पीरियड में प्रेजेंट हो, फॉर अ कंसीडरेशन इशू किया गया हो, फिर चेक डिसऑनर होगा तो जो होल्डर ऑफ चेक है उसे 30 डेज में नोटिस ऑफ डिसऑनर देना है ड्रॉर ऑफ द चेक को। फिर भी अगर ड्रॉर ऑफ चेक पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर 1 महीने में अपने को केस करना है। याद आया? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित, ही इशूड अ चेक टू सुमित फॉर द सेल प्राइस ऑन 14 जून 23। ये तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक हो गई, ये तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक हो गई, ये तो क्या हो गई? डेट ऑफ इश्यू। सुमित प्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक एंड his bank informed him on 19 June that check was returned unpaid due to insufficiency of fund. देखो अब दिमाग लगाओ। पहली चीज, सामान खरीदा था इसलिए सुमित को चेक मिला था, यानी कंसिडरेशन आ गई। चेक बैंक को प्रेजेंट होना चाहिए था वैलिडिटी पीरियड में,
तो 14 जून को तो अपन को चेक मिला ही था। वैलिडिटी पीरियड 3 महीने होते हैं हमारे पास, तो 14 नवंबर तक का, 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 सितंबर तक का टाइम था। अरे हमने तो कब का लगा दिया, 19 जून को तो बैंक से सूचना भी आ गई कि हाँ भैया चेक डिसऑनर हो गया। तो मतलब हमने तो प्रेजेंट भी वैलिडिटी पीरियड में ही किया होगा। और रीजन फॉर डिसऑनर होना चाहिए था इनसफिशियंसी ऑफ फंड, वो भी है। अब बोल रहा है सुमित स्यूड अगेंस्ट प्रियांश, सुमित स्यू कर रहा है प्रियांश को। स्टेट वेदर दिस सूट इज मेंटेनेबल, यस दिस इज मेंटेनेबल, लेकिन दो कंडीशन और एक्सप्लेन करना कि एक तो जो सुमित है उसको कब पता चला चेक के डिसऑनर के बारे में, 19 जून को, तो उसको उसके 30 डेज में नोटिस देना पड़ेगा, किसको, प्रियांश को। फिर प्रियांश ने कितने दिन में पेमेंट नहीं किया हो, 15 दिन में। फिर हमें केस कितने महीने में करना है, 1 महीने में, फिर ये सूट वैलिड हो जाएगा। क्लियर है? सारी कंडीशन लिखनी पड़ेंगी आपको सेक्शन नंबर 138 की। क्लियर है? और ये क्वेश्चन डायरेक्ट है सेक्शन नंबर 76 के अकॉर्डिंग होगा ऑफ एनआई एक्ट 1881। डायरेक्ट मैंने आपको आंसर लिखा रखा है, देख लेना, कहीं भी कुछ नहीं है। यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से फिनिश होता है आरटीपी ऑफ मई 2025 अटेम्प्ट। यही तरीका होता है आरटीपीस को करने का। कंक्लूजन सबके प्रॉपर सोचिए, सेक्शन देखिए कौन सा लिखना है। डोंट गेट कंफ्यूज, पेपर में सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे चलेगा, मैं सेक्शन नंबर बताता हूं ताकि आपके लिए आंसर अंडरस्टैंड करना, उसे फाइंड आउट करना इजी हो जाए। चलिए, आई होप ये आरटीपी कर पाएंगे। आप ही के लिए कराई थी मैंने तो भैया, मेरी प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा था मैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा।